नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जो कि इग्नू IQ इन्फो नाम से है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो लिंक मैंने दे दिया है वहां पे क्लिक करके आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं BPSC 103 जिसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। उसमें जो है हमने आज अध्याय 4 को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे अध्याय 5 की। अध्याय 4 में हमने समानता को देखा, समानता के बारे में जाना और समानताओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम समानता के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अलग ढंग से। इस अध्याय में हम समरूपता, समानता और समानताओं के बीच अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम समानता के बुनियादी सिद्धांत पर बात करेंगे, समानता के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे और समानता और अंतर पर हम बहस की जांच करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। देखिए, समानता क्या है ये तो आपको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले जो अध्याय 4 था, अध्याय 4 में ही जो है हमने आपको समानता के बारे में बता दिया है। तो अगर आप रेगुलर हमारे जो वीडियो को देखते हैं, रेगुलर आप क्लास करते हैं इग्नू IQ में, तो आप जानते होंगे कि समानता है क्या। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि समानता उसे कहते हैं लोकतंत्र में, यानी वैसा देश जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे लोकतंत्र है, वहां पर सरकार जो है अपने सभी नियम, अपने सभी कानून सभी लोगों को समदृष्टि के भाव से देखते हुए, समान दृष्टि के भावों से देखते हुए कानून बनाती है। यानी आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कि कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी रंग के हो, आप सबको जो है वो समान अधिकार दिया जाएगा। समानता सभी के लिए बराबर होगी। कानून के दृष्टिकोण में भी समानता आपके लिए बराबर होगी। एक ब्राह्मण को जितना समानता मिलेगा, ठीक है, एक दलित को भी उतना ही मिलेगा। एक अमीर को जितना मिलेगा, एक गरीब को उतना मिलेगा। एक गोरे रंग के व्यक्ति को जितना मिलेगा, एक काले रंग के व्यक्ति को ही उतना समानता मिलेगा। आई बात समझ में? एक हिंदू का जितनी समानता है, एक मुस्लिम भी उतनी समानता है। यानी कानून के नज़र में सभी समान है, सरकार की नज़र में सभी समान है, प्रशासन के नज़र में सभी समान है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये रहा समानता का परिचय। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और समानता के बारे में जानेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है समानता के प्रकार। देखिए, समानता के 4 व्यापक आधार होते हैं। एक नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। यानी नागरिक रूप में सबको समान दृष्टिकोण से देखना, सामाजिक रूप से सभी को समान दृष्टिकोण से देखना, राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी को समान रूप से देखना और आर्थिक दृष्टिकोण से सभी को समान रूप से देखना। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कोई अधिक अमीर है, कोई गरीब है, तो सरकार ऐसी थोड़ी ना करती है कि जो अमीर है उसे पहले जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है, जो गरीब है उसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरकार के नज़र में आप सभी समान है। आई बात समझे? क्यों? क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में निवास करते हैं। हम उस देश के निवासी हैं जो लोकतंत्र की बात करता है। हम उस देश के निवासी हैं जो डेमोक्रेसी पर विश्वास रखता है। आई बात समझ में? अब देखिए, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे नागरिक एक ही कानून के अधीन है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे राजनीतिक भागीदारी और अधिकार समान है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ सभी लोगों को अवसर की समानता प्राप्त है, यानी सभी को समान अवसर दिया जाता है। जब कोई वैकेंसी निकलती है तो सभी के लिए निकलती है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग वैकेंसी निकलती हो, गरीबों के लिए अलग वैकेंसी निकलती हो। तो समानता के प्रकार में हम आगे पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं समानता के? तो समानता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है व्यवहार की समानता, परिणाम की समानता, अवसर की समानता, उत्तरदायित्व की समानता, गरिमा की समानता और क्षमताओं की समानता। तो देखिए, हमने पहले जो है परिणाम की समानता, अवसर की समानता को हमने पढ़ लिया है। अब हम अभी पढ़ेंगे व्यवहार की समानता को। देखिए, समानता के सिद्धांतों के आधार पर जिसे व्यवहार की समानता भी कहा जाता है, ठीक है। व्यवहार की समानता मतलब सरकार हो, चाहे कानून हो, चाहे प्रशासन हो, ये सभी, चाहे न्यायालय हो। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो केस होते हैं वे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद भी जो है उन्हें उतनी ही सजा मिलती है जितनी कि एक आम नागरिक को मिलती है। यानी न्यायपालिका के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके नज़र में जो है सभी व्यक्ति समान है। आप नेता हैं तो क्या हुआ, लालू यादव को भी जेल जाना पड़ा, पी चिदम्बरम को भी जेल जाना पड़ा। आप करप्शन करोगे,
आप क्राइम करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नेता हैं तो आपको माफ़ी दी जाएगी, नहीं। कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, आप नेता ही क्यों ना रहें, आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना रहे। आई बात समझ में? चलिए, तो व्यवहार की समानता में क्या होता है कि सभी लोगों से समान रूप से व्यवहार किया जाता है। अब ये जो व्यवहार की समानता है, तो व्यवहार की समानता को दो प्रकार में हम लोग बांटेंगे। पहला है औपचारिक समानता और दूसरा है तात्विक समानता। तो जो औपचारिक समानता है, आपको याद होगा अध्याय 3 में हमने पहले ही पढ़ा था औपचारिक समानता। तो औपचारिक समानता क्या होता है कि वैसी समानता जो आपको बिल्कुल मिलनी ही है। आई बात समझ में? वो समानता आपको दी ही जाएगी, तो उसे कहते हैं औपचारिक समानता। अब औपचारिक समानता को समझने के लिए क्या करना होगा हमें? कानून के नज़र में, यानी विधि के नज़र में जो समानता होती है उसे कहते हैं औपचारिक समानता। यानी कानून के नज़र में जो है, जो समानता कानून के नज़र में समानता, कानून के नज़र में जो बराबर का हकदार है, उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक समानता। औपचारिक समानता के अंतर्गत, ठीक है, यह माना जाता है कि कानून के नज़र में सभी व्यक्तियों का क्या है, मतलब समान रूप है। यानी कानून के नज़र में, कानून के दृष्टिकोण से मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेदों के एक कानून को सभी पर लागू होना चाहिए। यानी जो कानून एक गरीब पे लागू होगा वही कानून एक अमीर पे भी लागू होगा। यह अरस्तुवाद तर्क को गूंजाता है, जो कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार हो। भले ही इसका उद्देश्य लोगों की समानता के लिए समान व्यवहार करना है, यह विफल है क्योंकि यह विधिवत को नहीं पहचानता। अगर बात करें हम तात्विक समानता की, अब देखिए ये जो तात्विक समानता ये है क्या? देखिए आपकी किताब में दिया गया है कि तात्विक समानता अंतर को पहचानती है। किस अंतर को? अगर मान लीजिए कि कोई देश है, वहाँ पे जो है अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है, तो तात्विक समानता जो होगी ना, तो तात्विक समानता दोनों में जो अंतर, दोनों में जो दो लोगों को जो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, दो लोगों को सरकार जो है अलग अलग दृष्टिकोण से देख रही है। एक को अधिक दर्जा दे रही है, एक को कम दर्जा दे रही है। एक को अधिक लाभ मिल रहा है तो दूसरे को कम लाभ मिल रहा है। तो इसके बीच के अंतर को कौन देखता है? इसके बीच के अंतर को तात्विक समानता के अधीन रखा गया है। इसके अंतर को तात्विक समानता पहचानती है और इसे निष्पक्षता के रूप में देखा जा सकता है। यानी उसका काम है कि जो दो समुदाय के बीच में जो अंतर है, यानी सरकार जो दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रही है, उस चीज़ को दूर करना, उसमें सुधार करना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, अमीरों को, गरीबों को, भिन्न भाषा बोलने वाले को भी समान रूप से देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसी देश के वासी है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं तात्विक समानता। फिर से एक बार समझ लीजिए, तात्विक समानता क्या होता है? तात्विक समानता उसे कहते हैं, मान लीजिए ए और बी है और कोई देश का सरकार है, उस देश की सरकार जो है दोनों के बीच में भेदभाव कर रही है। अगर हम पाकिस्तान को एग्जाम्पल के रूप में ले, तो पाकिस्तान में एक हिंदू या एक ईसाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री है और वो मुसलमानों को क्या करती है? प्रायोरिटी देती है। आई बात समझ में? तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। आई बात समझ में? लेकिन क्या भारत में क्या भेदभाव हो रहा है? भारत में भी तो हिंदुओं की आबादी अधिक है, लेकिन हम तो भेदभाव नहीं करते, हम तो मतभेद नहीं करते, हमारे यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में होता है डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक उनका कानून है, उसे कहते हैं इसिंदा कानून। इस इंदा कानून के तहत क्या होता है कि अगर कोई पाकिस्तान का मुसलमान व्यक्ति सरकार से जाके या पुलिस से जाके ये कह दे कि फलना हिंदू व्यक्ति ने या फलना ईसाई व्यक्ति ने या फलना यहूदी व्यक्ति ने हमारे पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला, हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोला, तो जांच तो छोड़ दीजिए, जांच तो वहाँ पे होती ही नहीं है दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ, उस व्यक्ति को तुरंत जिंदा जला दिया जाएगा। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो आप गूगल में जाइए, आप सर्च कीजिए। कुछ ही दिन पहले श्रीलंका के एक कंपनी के जो है कुछ CEO थे या फिर कुछ मैनेजर थे, उसे जिंदा जला दिया गया, उसे मार दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो भाई हम जांच करते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने सही में आपके धर्म के खिलाफ कुछ बोला था या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कुछ भी करो या नहीं करो, किसी व्यक्ति ने आपको यह कह दिया कि इसने गलत बोला है तो आपको लोग पीट कर मार देंगे, आपको लोग जिंदा जला देंगे।
तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे समानता बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में, वहाँ पे समानता बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे जो समानता नहीं है, जो वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, तो वहाँ की सरकार जो है हिंदुओं को या ईसाइयों को अलग नज़र से देखती है और मुसलमानों को अलग नज़र से देखती है। तो जो तात्विक समानता है ना, इसी चीज़ को देखती है, तात्विक समानता नज़र रखती है इस चीज़ पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई सरकार दो समुदाय के व्यक्ति को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रही है तो क्यों देख रही है, और उसमें जो खामियां हैं उसे दूर करती है कौन, तात्विक समानता। आई बात समझ में। तो उम्मीद है व्यवहार की समानता को आप समझ गए होंगे। अब आगे हमारा है परिणाम की समानता। देखिए, परिणाम की समानता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी आप अपना क्या आउटकम दे रहे हैं। देखिए, परिणाम की जो समानता है इसे अक्सर जो वामपंथी लोग हैं या जो वामपंथी देश है वो इसका समर्थन करते हैं। परिणाम की समानता कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा देश जहाँ पे सभी लोगों के पास जो है वो क्या रहे, समान संपत्ति रहे, सबका आय समान हो, सबका व्यय समान हो, यानी सभी बराबर रहे। लेकिन दूसरे कंट्री में क्या होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई पैसा वाला है तो बहुत पैसा वाला है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है। आई बात समझ में। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो कानून अमीरों के लिए लागू होती है वही कानून जो है वो गरीबों के लिए भी लागू होती है। तो इसमें क्या होता है, अब 2 सेकंड के लिए आप मान लीजिए, 2 सेकंड के लिए मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई सरकारी संस्था है, वहाँ पे कोई मीटिंग रखी गई है, ठीक है। अब वहाँ पे मीटिंग रखी गई है पब्लिक के लिए, वहाँ कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई भी आ सकता है और नियम अगर बराबर है, समानता अगर है, तो जो इज्जत वहाँ पे एक अमीर को मिलेगा वही इज्जत वहाँ पे गरीब को भी मिलेगा। अब मान लीजिए वहाँ पे होता क्या कि वहाँ पे मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति आता है और एक गरीब व्यक्ति आता है, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति को उतने ही सम्मान के साथ जो है अंदर बुलाया जाता है और उतने ही सम्मान के साथ उस अमीर व्यक्ति को भी बुलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अमीर व्यक्ति को ठेस पहुँचता है, अरे भाई मैं तो इतना अमीर हूँ, उसके बाद भी जो इज्जत उसे मिला वही इज्जत मुझे मिला, मुझे तो अधिक इज्जत मिलना चाहिए था, मेरा तो रेड कारपेट बिछा के मेरा वेलकम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये भारत जैसे देश में ऐसा होता है। लेकिन वामपंथियों का यह कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ना हो, वो अमीर व्यक्ति अमीर नहीं होना चाहिए, वो अमीर व्यक्ति भी क्या होना चाहिए, उसके पास भी उतना ही संपत्ति रहना चाहिए जितना संपत्ति उस गरीब के पास है, तभी होगा असल समानता, तभी होगा असल समानता। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मैंने आपको जब अध्याय 3 जब मैं आपको पढ़ा रहा था अध्याय, ठीक है, तो अध्याय 4 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम भी मैंने आपको यही कहा था कि ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग उसमें नहीं मानते, ये लोग मानते हैं कि सभी बराबर हो जाए, सभी समान हो जाए। अब जो उस सरकारी संस्था द्वारा उस पैसे वाले आदमी को वही इज्जत मिला जो एक गरीब को मिला, तो इससे उस पैसे वाले के मन में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा कि अरे भाई मैं अधिक टैक्स पे करता हूँ, मैं अधिक डोनेशन करता हूँ, मेरे पास लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास दौलत शोहरत है, उसके बाद भी जो है मुझे उस गरीब के साथ में बैठा दिया। तो इसमें वो क्या करता है, आत्मसम्मान को पर उसका चोट पहुंचता है, वो महसूस करता है कि मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो वामपंथी लोग हैं उन्होंने परिणाम की समानता को क्या किया, सामने रखा। आई बात समझ में। और परिणाम की जो समानता है उसके बारे में वामपंथियों का यह कहना है कि आप चाहे कोई भी समानता को लागू कर दो, जब तक आप परिणाम की समानता को लागू नहीं कर पाओगे तब तक आप समानता को लागू नहीं कर पाओगे। यानी उनके नज़र में जो है परिणाम की समानता की आधारशिला है। आई बात समझ में। तो परिणाम की समानता क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अवसर की समानता का सीधा है अपॉर्चुनिटी, मौका, यानी सभी को समान मौका मिलना चाहिए, सभी को बराबर चांस मिलना चाहिए, सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, आपकी जाति कोई भी हो, आपका रंग कोई भी हो, आप किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को बराबर का मौका मिलेगा। आपको एक अटैम्प्ट, अब मान लीजिए यूपीएससी है, ठीक है, आप यूपीएससी के जो है 4-5 अटैम्प्ट रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एससी के लिए शायद 6 या 8 अटैम्प्ट हैं, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए शायद ज़्यादा है और एससी के लिए थोड़ा सा 1 या 2 कम है और ओबीसी जनरल के लिए तो बिल्कुल कम है। तो मैं तो अपने दृष्टिकोण से इसे अवसर की समानता बिल्कुल नहीं मानता। शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में अगर आप आरक्षण दोगे
तो क्या होगा, जो कम टैलेंटेड वाले छात्र भी हैं, जो SC ST से हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उस जगह पर जो है हमें टैलेंटेड बंदे चाहिए। आप हर चीज़ में दो, आप फ्री में पढ़ाओ, फ्री में लिखाओ, फ्री में राशन दो, फ्री में साइकिल बांटो, फ्री में कंप्यूटर बांटो, सब कुछ दो, आप सब कुछ दो, फ्री में आप विदेश घुमाने लेके चले जाओ। लेकिन अब मान लीजिए इसरो का एक साइंटिस्ट का पद के लिए हमें क्या करना है, वैकेंसी निकालनी है। तो इसरो के लिए, साइंटिस्ट के लिए तो हमें एकदम मोस्ट टैलेंटेड बंदा चाहिए जो वहाँ पे बैठ के काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक गलती भी अगर हो जाएगी तो आपका देश स्पेस लेवल पे काफ़ी पीछे चला जाएगा, अंतरिक्ष स्तर पर आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे। तो मान लीजिए कि उसका एग्ज़ाम होता है इसरो के, इसके लिए चीफ के लिए, इसरो के अध्यक्ष के लिए, मेन के लिए। तो उसमें अब मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है जो 100 में से 90 लाता है, कोई OBC का है वो 100 में से कितना लाता है, 80 लाता है, और कोई SC ST है वो 100 में से 60 लाता है, और रिजर्वेशन के तहत वो 60 नंबर लाने वाले बंदे को हम इसरो का प्रमुख बना देते हैं, ठीक है। उसे छोड़कर, किसे छोड़कर, जो बंदा पढ़ लिख कर टैलेंटेड बंदा है जो 90 लाता है उसे हम छोड़ देते हैं और उस 60 नंबर वाले को हम वहाँ पे डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अवसर की समानता नहीं है, इसे मैं अवसर की समानता बिल्कुल नहीं मानता। ये मेरा निजी पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि देखिए इसरो के चीफ, यानी आप समझ रहे हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए जो व्यक्ति सबसे अधिक टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है कि हम SC देख लिए, ST देख लिए, आरक्षण है, कम मार्क्स है भाई, उसे बैठा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई SC ST 91 नंबर लाता है, 99 नंबर लाता है, तो वो भी हकदार है, ठीक है। तो शिक्षा में जो नौकरी पेशा है उसमें से आरक्षण को हटा देना चाहिए। मैं तो आपको फ्री में, आपको दिक्कत क्या है, दलितों के पास, शोषितों के पास, वंचितों के पास क्या नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पढ़ने को पैसे नहीं है। आप उन्हें फ्री में पढ़ाओ लिखाओ। अब पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी उनकी है। आपकी समस्या क्या थी, आपके स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, हमने दिलवा दिया। आपकी समस्या क्या थी, आपके पास पढ़ने लिखने को पैसे नहीं थे, ट्यूशन के लिए फीस नहीं थे, वो भी हमने आपको अरेंज करवा दिए। अब पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप आरक्षण के बदौलत बैठ के रहोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं भाई मैं तो SC हूँ, मैं तो ST हूँ, मुझे आरक्षण मिल ही जाएगा, तो फिर गलत है, तो फिर इसमें आपकी गलती है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं अवसर की समानता, यानी सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखना। मैं आपको जितना चांस दूंगा उसे भी उतना ही चांस दूंगा। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण है तो उसे अधिक चांस दे दिया जाए, वो दलित है तो उसे हम कम चांस देंगे, ऐसा नहीं। एक ब्राह्मण को जितना मौका मिलना चाहिए, एक SC ST को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। आई बात समझ में? इसे कहते हैं अवसर की समानता। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व की समानता। देखिए, उत्तरदायित्व का मतलब होता है जवाबदेही, और जवाबदेही का मतलब होता है कि आप कोई कार्य करते हो, उस कार्य में आप चाहे पास हो या फेल हो, आपकी एक जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही की समानता, यानी अब मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। भारत में क्या होता है, देख लीजिए, जो रियल फैक्ट है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। भारत में क्या होता है कि सरकार जो है, एक आम आदमी, एक आम किसान लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो उसे जल्दी लोन नहीं मिलता, और उसे लोन अगर मिल भी जाता है और वो लोन चुका नहीं पाता तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है, बैंक उस पर कार्रवाई करती है। वहीं पर अगर एक विजय माल्या जैसे एक बड़े उद्योगपति को देख लें तो सबसे पहले तो उसे बैंक से आसानी से हजारों लाखों करोड़ के लोन मिल जाते हैं, पहली बात। और वो व्यक्ति क्या करता है, बिना लोन चुकाए देश छोड़ के भाग जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। आई बात समझ में? तो उत्तरदायित्व की समानता, यानी आपका जो उत्तरदायित्व, क्या आपने लोन लिया, आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, समय पर उसको चुका देना, ठीक है। एक किसान तो उसको चुका देता है, लेकिन एक जो अमीर व्यक्ति है, जो उद्योगपति है, वो उसे टाइम पे नहीं चुकाता। यानी उत्तरदायित्व की समानता भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एक गरीब के लिए जो जवाबदेही होनी चाहिए, एक अमीर के लिए भी वही होनी चाहिए। आप एक गरीब व्यक्ति से तो उसकी उत्तरदायित्व पूछ लेते हो कि आपका जिम्मेदारी क्या है, लेकिन आप एक अमीर व्यक्ति से तो नहीं पूछते। वो तो लोन लेके भाग जाता है, वो तो लोन भी नहीं चुकाता। हजारों करोड़ गटक लिए विजय माल्या ने, ललित मोदी ने, मेहुल चौकसी ने, उससे तो आपने सवाल जवाब नहीं किया। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं उत्तरदायित्व जवाबदेही की समानता। यानी उत्तरदायित्व की समानता के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और वो बराबर, एक अमीर जो एक गरीब भी हो।
आई बात समझ में? चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गरिमा की समानता। देखिए, गरिमा का अर्थ होता है इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट, यानी इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट, गरिमा की समानता। आप मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में एक अमीर व्यक्ति को जो है आप बहुत ज़्यादा जो है इज्जत देते हैं, लेकिन वहीं पर एक गरीब व्यक्ति है, उसे आप उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। मसलन क्या होता है हमारे गांव समाज में, हमारे शहर में, जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जो स्टेज के सामने वाली कुर्सियां होती है ना, वहाँ पे वीवीआईपीएस को बैठने के लिए देते हैं, यानी जो पैसे वाले हैं, जो अमीर है, जिन्होंने अधिक चंदा, जिन्होंने अधिक फंड दिए हैं पूजा में, पंडाल में, फलना में, ढिनकाना में। आई बात समझ में? तो ये गरिमा की समानता नहीं है। एक गरीब आदमी को आप पीछे बैठा देंगे और एक अमीर आदमी को आगे बैठा देंगे, ये सम्मान जो है आप नहीं दे रहे हो बराबर। ठीक है, आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका आप अपमान कर रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति का आप क्या कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, वहीं पे एक अमीर व्यक्ति का आप चप्पल चाट रहे हैं। तो वो जो गरीब व्यक्ति है, उसके प्रति जो आपने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, तो वो क्या हुआ, वो उसकी मानवीय गरिमा का क्या हुआ, वो हानि है। उस व्यक्ति की जो मानवीय गरिमा है उसको आपने ठेस पहुंचाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक अमीर व्यक्ति के लिए जितना सम्मान होना चाहिए, आपके मन में एक गरीब व्यक्ति के लिए भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं गरिमा की समानता, इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे क्षमताओं की समानता। क्षमताओं की समानता का मतलब होता है कि इक्वलिटी ऑफ कैपेसिटी। अब मान लीजिए आपने 100 में से 90 अंक लाए और आपका दोस्त है वो 100 में से 95 अंक लाया, तो जब 95 अंक लाया उसके प्रति अधिक सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि वो टैलेंटेड है, उसने अच्छा मेहनत किया। यानी आपने जितना कार्य किया उस हिसाब से आपकी क्षमता के अनुसार आपको सम्मान मिलना चाहिए। उसे कहते हैं क्या? समानता, क्षमताओं की समानता। आई बात समझ में? तो यही है क्षमताओं की समानता। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समानता और भारतीय संविधान, यानी भारत के संविधान में कहाँ कहाँ समानता का जिक्र है उसे हम पढ़ेंगे। समानता को कब लाया गया, कब इसमें संशोधन किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अगर समानता को देखें तो कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देने वाली है, और ये पॉइंट नोट करने वाली है, याद करने वाली है। ये पॉइंट समझने वाली नहीं है। जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के किसी क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यानी आप चाहे किसी भी स्टेट में क्यों न रहे, आपके लिए समान कानून होगा। आई बात समझ में? आप झारखंड में रह के जो मान लीजिए कि अपराध करते हैं तो उसके लिए भी आपको उतना ही नमस्कार, आपको बराबर की सज़ा मिलेगी। अब देखिए, अब जो कानूनों का समान संरक्षण वाला जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 1 से लेकर 14वें संशोधन से लिया गया है। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो संविधान बना है ना, वो हमारा संविधान अपने हाथ से तो लिखा गया है, लेकिन अपने से लिखा नहीं गया है। आई बात समझ में? अपने से लिखा नहीं गया है, सभी चीज़ों को कॉपी और पेस्ट किया गया है। बिल्कुल ये बात जान लीजिए। अगर आप बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो है वो संविधान का निर्माण किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने लिखा था, संविधान को कॉपी किया गया है। जर्मनी से कुछ लिया गया है, कनाडा से कुछ लिया गया है, अमेरिका से कुछ लिया गया है, ब्रिटेन से कुछ लिया गया है, जापान से कुछ लिया गया है। आई बात समझ में? और बाकी जो था, अंग्रेजों ने जो संविधान बनाए थी हमारे लिए, उसका है संविधान अधिनियम, ठीक है, 1935, उससे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। उस चीज़ को अपने से बहुत ही कम जोड़ा गया है। 20% सिर्फ अपने से जोड़ा गया है, और 80% जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया गया है अंग्रेजों से और विदेशियों के संविधान से। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा समर्थित किया गया है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यानी अनुच्छेद 14 जो है ना, उसे अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है कि कानून के नज़र में सभी समान होगा। और इस अनुच्छेद 14 को जो है अनुच्छेद 15 क्या करता है? सपोर्ट करता है, समर्थित करता है।
किस चीज़ के लिए? कि आप धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर झारखंड का एक व्यक्ति बंगाल जाकर कोई दुकान खोलना चाहे, वो बेशक खोल सकता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि तुम झारखंड से हो, तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर पर केंद्रित है। अभी मैंने कहा आपसे कि झारखंड का एक व्यक्ति जो है वो बंगाल जाके दुकान कर सकता है, रोजगार पा सकता है। अनुच्छेद 17 जिसने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, यानी छुआछूत, कि तुम नीचे जाति से हो, तुम काले रंग के हो, तुम मुझे नहीं छुओगे, तो इसको किसने खत्म किया? अनुच्छेद 17 ने खत्म किया। इसके अलावा 1976 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के अधिकार थे और वास्तविक समानता को प्राप्त करने की मांग करते हैं। यह भी कहा गया कि धारा 15(4) और 16(4) जो विशेष प्रावधानों और आरक्षण की अनुमति देते हैं, 15(1) और 16(1) के अपवाद नहीं थे और वास्तव में समानता के लक्ष्य को वास्तविकता में लाने के लिए उनमें प्रवाहित होते हैं, यानी उसके लिए प्रयास किया गया कि समानता को धरातल पर लाया जाए। अब देखिए, कुछ देर के लिए हमें 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में धारा 370 को क्या कर दिया? देखिए, हटा दिया गया। देखिए, 370 जब हमारे यहाँ पे था ना, तो 370 जो था जम्मू कश्मीर में, उसे हटा क्यों दिया गया, इस पर जान लीजिए। देखिए, 370 आर्टिकल के होते हुए आप यह नहीं कह सकते थे कि जो है आपको समानता दी जा रही है, क्योंकि 370 सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए लागू की गई थी और जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के मुसलमान थे उनके लिए लागू की गई थी, वहाँ के हिंदुओं के लिए नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ से तो हिंदुओं को, पंडितों को तो 1990-92 के दशक में मार कर भगा दिया गया, कश्मीरी पंडितों को। जो कश्मीर फाइल्स बनी थी फिल्म, आप उसमें देख सकते हैं। यानी जो आंकड़े हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भेदभाव की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर में जो 370 था उसके नियम क्या थे? उसके नियम ये थे कि जम्मू कश्मीर का अलग क्या होगा, एक अलग उनका संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अलग अपना राष्ट्रगान होगा, जम्मू कश्मीर का अलग अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कहा जाएगा। आई बात समझ में? यानी लग रहा था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं, एक अलग देश बन चुका है। उसके बाद क्या, जम्मू कश्मीर में 370 के अधीन और भी क्या नियम थे, ये जान लीजिए आप। इसे हटाना क्यों जरूरी था? जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 के अंतर्गत जो नियमावली था, उस नियमावली में यह कहा गया था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी करती है तो उस लड़की को जम्मू कश्मीर की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। लेकिन वही लड़की अगर किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करता है तो उस पाकिस्तानी लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसीलिए इस चीज को हटाना बहुत जरूरी था। आई बात समझ में? तो समानता और भारतीय संविधान में जो है हमने आपको इतना पढ़ाया।